हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट केमिकल थर्मोडायनामिक्स के बारे में। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सभी जो लॉ रिलेटेड थे थर्मोडायनामिक्स से, वहाँ से आगे की बात हम लोगों ने किया और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तक मैंने आपको बता दिया था। तो वंस मोर रिवाइज द लास्ट लेक्चर, एक बार लास्ट लेक्चर को फिर से रिवाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें आई थी लास्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आगे हमने कंटिन्यूएशन में लाया इसको। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो डब्ल्यू पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डब्ल्यू नेगेटिव। और ये कहता है फर्स्ट लॉ की एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सेल के अंदर हम केमिकल भर देते हैं और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो एक एनर्जी को हमने क्या किया, दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो ये हुआ फर्स्ट लॉ। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था सेकंड लॉ के बारे में। तो सेकंड लॉ इज रिलेटेड विद द डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जैसे कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो जाता है, उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के होने पर यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड लॉ से रिलेटेड। फिर हमने बात किया थर्ड लॉ पर, द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है तो किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब उसमें कोई भी डिसऑर्डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। उसके बाद हम लोगों ने बात किया अबाउट द ज़ेरोथ लॉ। तो ज़ेरोथ लॉ क्या था, दो बॉडीज हैं ए और बी, वो किसी बॉडी इंडिविजुअली अलग अलग, दोनों बॉडी ए और बी अलग अलग किसी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो आफ्टर सम टाइम बॉडी ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो कुछ समय के बाद बॉडी ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ये था ज़ेरोथ लॉ। देन हमने बात किया हजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो व्हाट इज द हजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, अमाउंट ऑफ heat change, amount of enthalpy change during a chemical reaction is always constant, whether it takes place in single step by single method or in number of steps by number of methods। कोई chemical reaction में अगर हम सेम रिएक्टेंट और सेम प्रोडक्ट पे जा रहे हैं सेम रिएक्टेंट से, तो चाहे हम उसको सिंगल स्टेप में बना दें या बहुत सारे स्टेप्स में बनाएं, जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। जो एनर्जी चेंज होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। ये है हजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इट इज अगेन बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और यह भी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। इट मीन्स इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद लैवोसियर लैप्लास लॉ के बारे में बात किया हम लोगों ने। किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मेशन पर जितनी एंथैल्पी रिलीज होती है, सेम सब्सटेंस के डिसोसिएशन पर उतनी ही एंथैल्पी एब्जॉर्ब हो जाती है, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, उतनी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, तो 94 किलो कैलोरी हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 94 किलो कैलोरी हीट इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के डिसोसिएशन पर भी 94 किलो कैलोरी हीट क्या होगी, इवॉल्व एब्जॉर्ब हो जाएगी। डिसोसिएशन पर 94 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, जबकि उसके फॉर्मेशन पर 94 किलो कैलोरी हीट क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, तो ये था लैवोसियर लैप्लास लॉ। उसके बाद हमने बात किया अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया था कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इट इज मेजर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कंपाउंड, फॉर स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के मानक अवस्था में, जहां पर वो
25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं करता हो। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि डायमंड कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, जबकि ग्रेफाइट कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट है। रोम्बिक सल्फर is the standard state of sulfur where monoclinic sulfur is not standard state of sulfur. Okay, और क्या हो रहा था, the amount of enthalpy change during formation of 1 mole of compound, amount of enthalpy change during formation of 1 mole of compound by its constituents, घटकों के संयोग से जब हम एक मोल यौगिक का निर्माण करते हैं तब उस प्रक्रम के दौरान होने वाला एंथैल्पी का परिवर्तन संभवन की एंथैल्पी कहलाता है, स्क्वाड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि अभी हम लोग क्विकली जल्दी सभी एंथैल्पीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उन एंथैल्पीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रहेगा फिर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगली एंथैल्पी पर बात करते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन और हीट ऑफ कंबस्टन। हीट ऑफ कंबस्टन और एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, दहन की एंथैल्पी। हिंदी में क्या कहेंगे, दहन की एंथैल्पी। कंबस्टन मतलब किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना इन एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, amount of enthalpy change, amount of enthalpy change when, amount of enthalpy change when 1 mole of substance, 1 mole of substance is completely oxidized, is completely oxidized, 1 mole of substance is completely oxidized और burned भी कह सकते हैं। 1 mole of substance is completely oxidized or burned in excess of air, in excess of air, excess of air at constant temperature, excess of air at constant temperature, excess of air at constant temperature, excess of air at constant temperature is called enthalpy of combustion, is called enthalpy of combustion। तो इसको हम कहते हैं combustion की enthalpy, is called enthalpy of combustion, दहन की enthalpy। एक मोल पदार्थ को निश्चित तापक्रम पर, एक मोल पदार्थ को निश्चित तापक्रम पर वायु की अधिकता में ऑक्सीकृत करने पर, वायु की अधिकता में ऑक्सीकृत करने पर जो एंथैल्पी का परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, अमाउंट ऑफ हीट चेंज when 1 mole of substance, when 1 mole of substance is completely burned in excess of air। ठीक है, एक मोल पदार्थ के पूर्ण दहन पर जितनी ऊष्मा मुक्त होती है, जितनी ऊष्मा मुक्त होती है, तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग combustion of 1 mole of substance in excess of air is called enthalpy of combustion, is called enthalpy of combustion। combustion का मतलब सिंपल बर्निंग, इन एक्सेस ऑफ एयर ही होगा वो। ठीक है, तो जब किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर बर्न करते हैं तो जितनी हीट इवॉल्व होगी उसे क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कहेंगे। इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। ठीक, और कंबस्टन बाकी में हमने डेफिनेशन में हमने भले ही ऐसा कह दिया एंथैल्पी चेंज, लेकिन जो कंबस्टन बर्निंग के बाद हमेशा क्या होगी, हीट इवॉल्व ही होगी। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। तो फॉर कंबस्टन, फॉर
कंबस्चन डेल्टा एच इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे हमेशा नेगेटिव ही होगी, ठीक है। जैसे हमने फॉर्मेशन में कहा था तो एंथैल्पी चेंज वहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि एनर्जी रिलीज भी होती है, हीट इवॉल्व भी होती है और हीट एब्जॉर्ब भी होती है, ठीक है। लेकिन कंबस्टन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं आएगी। किसी भी चीज़ को आप बर्न करोगे तो वो हीट इवॉल्व करेगा, ये पक्की बात है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। What are the examples related with enthalpy of combustion? तो जैसे हमने कहा H2 plus O2, H2 plus O2, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अगर हम बर्न करते हैं, इट मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, तो क्या होगा, 1 मोल वाटर बनेगा, 1 मोल वाटर इज फॉर्म, तो लिक्विड वाटर बन जाएगा, H2O लिक्विड बन जाएगा। जबकि दोनों रिएक्टेंट आपके कैसे हैं, गैस स्टेट में है, दोनों रिएक्टेंट आपके कैसे हैं, गैस स्टेट में है, तो लिक्विड बन गया। और यहाँ पर जितनी हीट इवॉल्व होगी वो है 68.4 किलो कैलोरीज, 68.4 किलो कैलोरीज। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -68.4 किलो कैलोरीज, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और ध्यान रखते हैं। CH4 + 2O2 क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन है, बर्न करेंगे तो CO2 + H2O बना देगा, CO2 + H2O, CO2 + वाटर फॉर्म कर देगा। और मीथेन के कंबस्चन की एंथैल्पी है 212.8 किलो कैलोरीज। मैंने आपसे बताया था कि अगर क्वेश्चन में कभी इसको जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन फॉर मीथेन इज 212.8। अब मीथेन के बाद ईथेन का कंबस्चन एंथैल्पी C2H6 + 7/2O2 is converted into 2CO2 + 3H2O। और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है, इट इज एंथैल्पी चेंज इज 373 किलो कैलोरीज, 373 किलो कैलोरीज, ओके। तो देयर इज द डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज ऑफ कंबस्चन। वाटर के फॉर्मेशन, वाटर के 1 मोल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बर्निंग पर -68, मीथेन के बर्निंग पर -212.8, डेल्टा एच की वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। और ईथेन बर्न होगा तो -373 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ combustion. So when 1 mole of substance is completely burned or completely oxidized in excess of air, 1 mole of substance is completely burned or oxidized in excess of air, the amount of enthalpy change during the process is called enthalpy of combustion. Now next, अब बात करते हैं अगले enthalpy पर। ये भी बहुत important है, that is enthalpy of neutralization, 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 उदासीनीकरण की एंथैल्पी। तो पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हेन एसिड एंड बेस आर रिएक्ट, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि एसिड और बेस हर बार तो वो मोनोवैलेंट नहीं होते हैं, जैसे NaOH है और HCl है तो मोनोवैलेंट, ठीक है, मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट और इनका इक्विवेलेंट वेट कैसा है, सेम है। लेकिन अगर मुझे H2SO4 और NaOH को कंपेयर करना होगा तो H2SO4 के एक मोल में 2 इक्विवेलेंट हैं, तो मुझे H2SO4 का इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट कैलकुलेशन होगी। इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट
कैलकुलेशन होगी, ये ध्यान रखेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि when one equivalent of acid, not one mole of acid, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या होगा जब H2SO4 H3PO4 इस टाइप के एसिड होंगे, अगर हमने वन मोल लिख दिया, ये बात NaOH और HCl के लिए तो चल सकती है, लेकिन बाकी एसिड्स के लिए, बाकी बेसिस के लिए जो डाई बेसिक ट्राई बेसिक हैं या जो डाई एसिडिक ट्राई एसिडिक बेसिस हैं, उनके लिए ये बात वैलिड नहीं है। तो सीधे सीधे डेफिनेशन में ही हम बात कर लेंगे। व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस, एक तुल्यांकी भार अम्ल जब एक तुल्यांकी भार क्षार के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन होता है, तब प्रक्रम के दौरान होने वाला एंथैल्पी का परिवर्तन उदासीनीकरण की एंथैल्पी कहलाता है। तो पहले न्यूट्रलाइजेशन इज व्हाट? इट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, द अमाउंट्स आर टेकन इन इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भारों में मात्राओं को कंपेयर करना है, क्योंकि हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मासेस में कंपेयर नहीं कर सकते, तो इतनी सी लिमिटेशन इसमें ध्यान रखना है। तो व्हाट इज द enthalpy of neutralization? So it is that enthalpy change, it is that enthalpy change, it is that enthalpy change when it is that enthalpy change when one equivalent of acid, one equivalent of acid is completely neutralized with, is completely neutralized with one equivalent weight of base, एक तुल्यांकी भार अम्ल जब एक तुल्यांकी भार क्षार के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन होता है, तब प्रक्रम के दौरान होने वाला एंथैल्पी का परिवर्तन उदासीनीकरण की एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, तो व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड विथ वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, is called enthalpy of neutralization, is called enthalpy of neutralization, is called enthalpy of neutralization। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी, उदासीनीकरण की ऊष्मा। ओके, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जब एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस से न्यूट्रलाइज होता है। अब आपको यहाँ से ये बात क्लियर है कि अगर HCl और NaOH जैसे कंपाउंड हैं तो एसिड और बेस का इक्विवेलेंट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, लेकिन अगर NaOH H2SO4 NaOH H3PO4 होगा तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वेट में कंपेयर नहीं करना है, मोलार मास में कंपेयर नहीं करना है, इक्विवेलेंट वेट के साथ कंपैरिजन होगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स भी करने को आपको मिलेंगे। तो वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड विद वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस, या ऐसा भी कह सकते हो वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड विद वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो देखो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे मैंने कहा NaOH it is strong base, HCl is the strong acid, it gives NaCl plus water। ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन की। आर्हेनियस ने डिफाइन किया था पहली बार न्यूट्रलाइजेशन को, तो NaOH plus HCl give NaCl plus water, और कितना 13.7 किलो कैलोरी फिक्स होती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एक एक इक्विवेलेंट के लिए। ये तो 13.7 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व होगी। कैसे होती है? देखो, एसिड क्या करेगा,
H प्लस आयन बनाएगा, तो वन इक्वलेंट ऑफ H प्लस आयन, वन इक्वलेंट ऑफ H प्लस आयन प्लस वन इक्वलेंट ऑफ OH माइनस आयन, वन इक्वलेंट ऑफ OH माइनस आयन, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर, दैट देयर इज 13.7 किलो कैलोरी हीट इज इवॉल्व। तो 13.7 किलो कैलोरी हीट यहाँ पे इस प्रोसेस में इवॉल्व हो जाएगी। अगर इसको जूल्स में हमें चाहिए होगा तो 52 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 13 चौका 52, ठीक है, 4.18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 पॉइंट समथिंग इज द आंसर इन जूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे डेल्टा एच इज व्हाट, माइनस 13.7 किलो कैलोरी, माइनस 13.7 किलो कैलोरी, है ना। तो एक लाइन ध्यान रखेंगे, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, the enthalpy of neutralization, the enthalpy of neutralization, the enthalpy of neutralization is अगर मैं enthalpy of neutralization is डेल्टा एच की बात कर रहा हूं तो कितनी हो जाएगी, माइनस 13.7 किलो कैलोरी, माइनस 13.7 किलो कैलोरी, क्योंकि एसिड और बेस अपने आप आयोनाइज हो जाते हैं, अपने आप आयोनाइज हो जाते हैं। तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज डेल्टा एच इक्वल टू माइनस 13.7 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितनी, माइनस 13.7 किलो कैलोरीज के बराबर ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये इटसेल्फ आयोनाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर एक एसिड वीक है या एक बेस वीक है या दोनों वीक हैं, तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी for strong acid weak base or strong base weak acid or weak acid weak base, the enthalpy of neutralization, the enthalpy of neutralization is less than 13.7 किलो कैलोरीज, लेस देन 13.7 किलो कैलोरीज। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर एक वीक हुआ या दोनों वीक हैं तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 13.7 किलो कैलोरी। दैट टाइम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन 13.7 किलो कैलोरीज। क्यों, बिकॉज some heat is absorbed in dissociation of weak electrolyte। जो वीक होगा उसके डिसोसिएशन में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो जाएगी, बिकॉज some heat is consumed in dissociation of, some heat is consumed in dissociation, some heat is consumed in dissociation of, some heat is consumed in dissociation of weak electrolyte, dissociation of weak electrolyte। कुछ
एनर्जी जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन में कंज्यूम हो जाएगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन में कंज्यूम हो जाएगी। इसलिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने वाला है उसकी वैल्यू 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाएगी। तो दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी एसिड या बेस वीक होंगे या दोनों वीक होंगे तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 किलो कैलोरी से घट जाएगी, क्योंकि कुछ एंथैल्पी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन में कंज्यूम हो जाती है। और मैं इसके एक दो एग्जांपल भी आपको बता देता हूं। जैसे मैंने कहा CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड। कैसा एसिड है एसिटिक एसिड? वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। प्लस NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। लेकिन एक पोर्शन कैसा हो गया? वीक हो गया। क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। और यहाँ पे जो हीट निकलने वाली है वो 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाएगी, एंड दैट इज 13.4 किलो कैलोरीज, 13.4 किलो कैलोरी। तो इस डाटा से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि जब भी एक पोर्शन मेरा वीक होगा तो जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो 13.7 से कम हो जाएगा, दैट इज लेस देन 13.7 किलो कैलोरीज। NH4OH plus HCl. Now the acid is strong, base is weak. क्या बनाएगा? NH4Cl प्लस वाटर। सॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, चाहे उसका कॉम्पोजिशन कैसे भी एसिड या बेस के साथ आया हो। तो 12.4 किलो कैलोरीज यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें दोनों वीक हैं। CH3COH is the weak acid, NH4OH ammonium hydroxide is the weak base. So now it forms ammonium acetate, CH3COONH4 ammonium acetate plus water. This time the amount of heat evolved is 12.1 किलो कैलोरीज, 12.1 किलो कैलोरी। कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि कम होगा। डाटा नहीं भी याद रहेगा तो बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा या दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो जो एंथैल्पी चेंज हो रही है वो क्या हो जाएगी? 13.7 से लेस हो जाएगी। ओके, तो दिस इज अबाउट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अभी तो ये सभी चीज़ें पहले हमको ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पॉइंट। पहले थ्योरी पे बात कर लेते हैं, फिर इनके न्यूमेरिकल्स पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सिंपली रहता है न्यूमेरिकल। जैसे ऐसा आया कि 1 इक्वलेंट NaOH 1 इक्वलेंट HCl कंबाइंस तो 13.7 निकल रहा है। तो अगर मान लो 2 इक्वलेंट होंगे तो कितना निकालेंगे? एक का 2 इक्वलेंट है, एक का 1 इक्वलेंट है, तो कितना निकालेगा? तो बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है इसमें। अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज का अभी हम लोग डेफिनेशन पे काम कर रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। जब किसी सॉल्यूट को हम एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डालते हैं और वो होमोजेनियस कॉम्पोजिशन बनाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is dissolved in excess of solvent. 1 mole of substance dissolved in excess of solvent. तो एंथैल्पी चेंज होगा यहाँ पर भी, है ना? तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की एंथैल्पी, इट इज दैट एंथैल्पी चेंज, इट इज दैट एंथैल्पी चेंज, इट इज दैट एंथैल्पी चेंज when it is that enthalpy change when 1 mole of solute
1 mole of solute, 1 mole of solute dissolved in 1 mole of solute dissolved in excess of solvent, excess of solvent. 1 mole of solute is dissolved in excess of solvent. 1 mole of solute is dissolved in excess of solvent. It's called enthalpy of solution. It is called enthalpy of solution. Enthalpy of solution. Enthalpy of solution. तो इसे क्या कहते हैं? विलयन की एंथैल्पी कहते हैं। जब एक मोल सॉल्यूट को, एक मोल विलेय को विलायक की अधिकता में घोला जाता है, तब होने वाला एंथैल्पी का परिवर्तन विलयन की एंथैल्पी कहलाता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के छोटा सा ही पॉइंट है, कुछ खास इसमें करना नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 प्लस पानी। तो वाटर को हम क्या से लिख सकते हैं? एक्वस। क्या बना देगा? MgSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, MgSO4 एक्वस प्लस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब जब मैग्नीशियम सल्फेट को आप पानी में डालोगे तो 20.3 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व करेगा। 20.3 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व करेगा, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो जाएगी? -20.3 किलो कैलोरीज, है ना। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड को या कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट को हम पानी में डालेंगे तो हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। अब अगर मान लो पोटाशियम क्लोराइड है मेरे पास, पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो इट गिव्स KCl एक्वस, और यहाँ पे ये सिस्टम जो है वाटर से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। 4.4 किलो कैलोरीज, 4.4 किलो कैलोरीज। तो हियर डेल्टा एच इज प्लस 4.4 किलो कैलोरी। तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.4 किलो कैलोरी। मतलब इट इज़ कन्फर्म दैट इट इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। जैसा मैंने आपको बताया था कि कंबस्टन में केवल डेल्टा एच नेगेटिव ही मिलेगा आपको, बाकी सब में डेल्टा एच नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिल सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में भी आपको डेल्टा एच केवल नेगेटिव ही मिलेगा, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में भी डेल्टा एच केवल नेगेटिव ही मिलेगा, हमेशा हीट इवॉल्व होती है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स बीच बीच में आते हैं, चीज़ें आती हैं, इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हमारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पर हमने बात किया। अब उसके बाद हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो अगला जो एंथैल्पी हम लेने वाले हैं वो है एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, केवल इनको हमको अच्छे से ध्यान रखना है कि किस में क्या टर्म यूज हुआ है। एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में कहते हैं समरूपण की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है ये बात पता होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स कन्वर्जन ऑफ डायमंड, conversion of graphite to diamond, diamond to graphite, rhombic sulfur to monoclinic sulfur, monoclinic sulfur to rhombic sulfur or any other। तो जहाँ पर हम आलोट्रॉप के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 मोल आलोट्रॉप is converted into its another format, is converted into another format। दूसरे आलोट्रॉप्स में जब चेंज करते हैं तब जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
1 मोल allotrope of an element, 1 mole allotrope of an element, 1 mole allotrope of an element is converted into another allotrope, another allotrope, another allotrope. When 1 mole allotrope of an element is converted into another allotrope, the enthalpy change, the enthalpy change, the enthalpy change during the process, the enthalpy change during the process, enthalpy change during the process is called, enthalpy change during the process is called enthalpy of, enthalpy of transformation is called enthalpy of transformation, called enthalpy of ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन या समरूपण की एंथैल्पी कहते हैं। एक मोल एलोट्रॉप को, किसी एलिमेंट के एक मोल एलोट्रॉप को उसके दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट करने पर जो एंथैल्पी चेंज होगा, इट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड है मेरे पास, इसको मैंने डायमंड वाले कार्बन को कहाँ पे चेंज किया, ग्रेफाइट में चेंज किया है ना। कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड को अगर हम कार्बन ग्रेफाइट में चेंज करते हैं तो +0.5 प्लस 0.5 किलो कैलोरी हीट का चेंज हो जाता है, 0.5 किलो कैलोरी हीट का चेंज होता है, प्लस 0.5 किलो कैलोरी का हीट चेंज हो गया, मतलब डेल्टा एच कैसा आ जाएगा, -0.5 किलो कैलोरी आ जाएगा यहाँ पर। और अगर ये प्रोसेस हम ऐसा करते हैं, रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लानिक सल्फर जाते हैं, सल्फर रोम्बिक, सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं ये, सल्फर रोम्बिक टू सल्फर मोनोक्लाइनिक, सल्फर मोनोक्लाइनिक, रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लाइनिक सल्फर, तो यहाँ पे अच्छा ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, -0.7 के आसपास आती है, ठीक है। तो 0.7, तो -0.7 किलो कैलोरीज, -0.7 किलो कैलोरीज, तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना, +0.7 किलो कैलोरी। तो द एंथैल्पी चेंज during allotropic transformation, during conversion of one allotrope of an element into its another allotrope is called enthalpy of transformation, इसको हम कहते हैं enthalpy of transformation। तो केवल नाम अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा वाला टर्म किसके लिए आया। अब जैसे एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन लिख देंगे तब तो समझ में ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर केवल ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखा है तो ये ध्यान रखना है कि ये एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। अब अगले पर बात करते हैं, अगली कौन कौन सी एंथैल्पीज पे हमें और बात करना है, उनके डेफिनेशन छोटे छोटे हम लिखते हुए आगे चलते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, गलन की एंथैल्पी, फ्यूज होना मतलब गलना,
टूटना, है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूज होना, जुड़ जाना, है ना, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो जब सॉलिड आइस लिक्विड में लिक्विड में कन्वर्ट होगी, सॉलिड आइस, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब इस चेंज को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड, व्हेन वन mole of solid, when 1 mole of solid is converted into, 1 mole of solid is converted, 1 mole of solid is converted into its liquid state, 1 mole of solid is converted into its liquid state at its boiling point, at its melting point, sorry, at its melting point, at its melting point, at its melting point, and 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure is called एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो उसको हम क्या कहेंगे, गलन की एंथैल्पी कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो जब एक मोल ठोस अपने गलनांक पर, एक मोल ठोस अपने गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, एक मोल ठोस अपने गलनांक पर और एक वायुमंडलीय दाब पर अपने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो प्रक्रम के दौरान होने वाला एंथैल्पी का परिवर्तन गलन की एंथैल्पी कहलाता है। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, गलन की एंथैल्पी। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास आइस है, तो आइस, वाटर है सॉलिड, तो सॉलिड, वाटर सॉलिड मतलब आइस के फॉर्म में, तो वाटर सॉलिड टू वाटर लिक्विड, वाटर लिक्विड, कितना टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगी वो रहती है लगभग 1.5, तो लगभग आप देख लो 1 एब्जॉर्ब कितनी होगी, क्योंकि आइस टू वाटर जा रही है तो एब्जॉर्ब होगी, तो -6 किलो जूल, -6 किलो जूल के आसपास रहती है, -6 किलो जूल। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, +6 किलो जूल के आसपास रहेगी, 6 किलो जूल के आसपास एंथैल्पी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +6 किलो जूल के आसपास हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बाद अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एक टाइप के हैं दोनों, तो एक साथ ले लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, हिंदी में कहेंगे वाष्पन की एंथैल्पी। बिल्कुल डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसा देखने वाला रहेगा। क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड टू वेपर्स, लिक्विड टू वेपर्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे, when 1 mole of liquid is converted into its vapor state, 1 mole of liquid is converted into its vapor state at its boiling point। मतलब अपने क्वथनांक पर जब एक मूल द्रव वाष्पावस्था में परिवर्तित होता है, तब प्रक्रम के दौरान होने वाला एंथैल्पी का परिवर्तन वाष्पन की एंथैल्पी कहलाता है। तो what happens,
when 1 mole of liquid, when 1 mole of liquid, 1 mole of liquid, 1 mole of liquid is converted into, 1 mole of liquid is converted into, 1 mole of liquid is converted into vapors. 1 mole of liquid is converted into vapors at its boiling point, at its boiling point, at its boiling point. 1 mole of liquid is converted into its vapors at its boiling point. Is called enthalpy of vaporization, is called enthalpy of vaporization. Vaporization is called enthalpy of vaporization. तो इसे हम कहते हैं वाष्पन की एंथैल्पी. तो वाटर लिक्विड, वाटर लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, वाटर वेपर्स, लिक्विड टू वेपर्स जाएगा. तो लिक्विड को क्या दी होगी, हीट दी होगी, तब तो वेपर में जाएगा ना. तो लिक्विड टू वेपर्स, तो 40.7 किलोजूल माइनस 40.7 किलोजूल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया यहाँ पे. तो डेल्टा एच इक्वल टू दिस टाइम प्लस 40.7 किलोजूल, डेल्टा एच इक्वल टू प्लस 40.7 किलोजूल. तो 40.7 किलोजूल ऊर्जा का अवशोषण करके जो वाटर है वो 1 मोल वाटर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. इसको हम कहेंगे वेपराइजेशन की एंथैल्पी. अब एक और एंथैल्पी पर बात करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको हम जितने जल्दी फिनिश कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा. इन पे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे. बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये, और केमिस्ट्री के हिसाब से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली द क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन आजकल एंट्रोपी, डेल्टा जी, या फिर आपको इधर फॉर्मेशन, कंबस्शन, इन पे कोई क्वेश्चन आएगा, है ना. तो ये इधर का पोर्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. बिल्कुल सबको नोन है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हिंदी में इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी. ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सब्लाइम मतलब क्या होता है, व्हेन solid is converted into vapor and its vapors are directly converted into solid. मतलब जिसमें लिक्विड स्टेट नहीं आएगा, जिसमें बीच वाला स्टेट नहीं आता, तो सॉलिड टू वेपर्स एंड वेपर्स टू सॉलिड. तो हाउ इट इज डिफाइंड, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स और वेपर्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. इसको तो हम कहते हैं सब्लिमेशन, है ना. और क्या ध्यान रखना है, 1 मोल सॉलिड जब अपने मेल्टिंग से कम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, हाउ इट इज डिफाइंड, amount of enthalpy change, amount of enthalpy change, amount of enthalpy change when 1 mole of solid, 1 mole of solid, 1 mole of solid is converted into, 1 mole of solid is converted into its vapors, its vapors. 1 mole of solid is converted into its vapors. जब 1 मोल सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, अपने वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी का चेंज होगा इसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ
सब्लिमेशन कहेंगे। मतलब ये ध्यान रखना है कि सबलाइम का मतलब होता है सॉलिड टू गैस एंड गैस टू वापस से अगर लाएंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आयोडीन, कैम्फर, इसके बाद नेप्थलीन, इसके बाद बेंजोइक एसिड और इंडिगो, इन सब चीज़ों के डिस्टलेशन में यूज़ होती है ये टेक्निक। तो आयोडीन सॉलिड टू आयोडीन वेपर्स, आयोडीन सॉलिड टू आयोडीन वेपर्स। अब सॉलिड से वेपर्स में जा रहा है, मतलब नेचुरली क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो -62.4, -62.4 किलो जूल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया। तो डेल्टा एच कैसा आ जाएगा, +62.4 किलो जूल इज द सब्लिमेशन एनर्जी फॉर आयोडीन। एक मोल आयोडीन जब आयोडीन सॉलिड से आयोडीन वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो 62.4 किलो जूल का हीट चेंज करेगा। ओके, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और रिमेनिंग एंथैल्पीज हैं हमारे पास, उनके बारे में बात करेंगे एंड देन अबाउट द न्यूमेरिकल्स। उसके बाद इसके पूरे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, फिर आगे के पोर्शन को कवर करेंगे। ओके।